हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम करंट अफेयर्स की ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं आपके सामने। देखिएगा, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में एक मिशन स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है मिशन अमानत। मिशन अमानत, ये मिशन स्टार्ट किया गया है। ये किस लिए स्टार्ट किया गया है? जो आपका रेल में आप यात्रा कर रहे हो मान लो, तो उसमें जो आपका सामान खो जाता है उसको ट्रैक करने के लिए ये मिशन अमानत शुरू किया गया है। खोए सामान को ट्रैक करने के लिए, खोए सामान को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो मिशन अमानत शुरू किया गया है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा शुरू किया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और जो ये आरपीएफ है, इसकी स्थापना कब होती है? तो आरपीएफ की स्थापना होती है 1872 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है। और हाल ही में जो इसके डायरेक्टर हैं वो कौन है? संजय चंद्र जी वो क्या हैं? इसके हाल ही में डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो जो ये मिशन अमानत है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। और किस लिए शुरू किया गया है? तो खोए सामान को ट्रैक करने के लिए। जैसे ही आपका कोई सामान खो जाता है तो क्या करेगी जो आरपीएफ पुलिस फोर्स है, ये क्या करेगी, उसको एक उस पर एप्लीकेशन पर डालेगी। और उसके बाद ये जो आपका सामान है वो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये मिशन अमानत आरपीएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। और जो आरपीएफ है इसकी स्थापना होती है 1872 के अंदर। और हाल ही में इसके डायरेक्टर कौन है? तो संजय चंद्र जी इसके डायरेक्टर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, पीएम मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया है कि जो चेन्नई में शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है। शास्त्रीय तमिल संस्थान, शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। नए परिसर का उद्घाटन किया है। और ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है चेन्नई के अंदर। पीएम मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने शास्त्रीय तमिल संस्थान का चेन्नई के अंदर नए परिसर का उद्घाटन किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो डेनियल ओर्टेगा है, डेनियल ओर्टेगा एक देश है निकारागुआ। कौन सा देश है? निकारागुआ एक देश है। इसके जो राष्ट्रपति हैं वो चौथी बार ये राष्ट्रपति री इलेक्ट हुए हैं। चौथी बार इन्होंने शपथ ली है, राष्ट्रपति की शपथ ली है। फोर्थ टाइम्स इन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली है। निकारागुआ के राष्ट्रपति हैं जिनका क्या नाम है? डेनियल ओर्टेगा। डेनियल ओर्टेगा इनका नाम है, ठीक है। और जो ये निकारागुआ है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी कैपिटल है मनागुआ। मनागुआ इसकी कैपिटल है निकारागुआ की। और यहाँ के राष्ट्रपति चौथी बार किसने शपथ ली है? डेनियल ओर्टेगा ने निकारागुआ के राष्ट्रपति की हाल ही में शपथ ली है। उसके बाद देखिएगा कि जो चंद्रशेखर पाटिल हैं, नेक्स्ट है चंद्रशेखर पाटिल। चंद्रशेखर पाटिल ये क्या थे? ये एक कन्नड़ लेखक थे। कन्नड़ लेखक थे चंद्रशेखर पाटिल। और ये जो चंद्रशेखर पाटिल थे, इनको हम चंपा के नाम से भी जाना जाता है। इनको किस नाम से? चंपा के नाम से भी इनको जाना जाता है। जो ये चंद्रशेखर पाटिल थे, ये कन्नड़ लेखक थे। और इनका हाल ही में क्या हो गया है? इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि असम के अंदर एक खेल विश्वविद्यालय का, असम का जो पहला खेल विश्वविद्यालय है उसका उद्घाटन किया गया है। असम के फर्स्ट खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, जो असम के पूर्व सीएम थे उनके द्वारा। अब ये कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर हैं, तो इसीलिए जो ये सर्बानंद सोनोवाल हैं, इनके द्वारा फर्स्ट के खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि जो MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री है, उसके लिए तत्काल ऋण जो इसके लिए तत्काल ऋण स्वीकृति के लिए
स्वीकृति के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है उसके तत्काल ऋण स्वीकृति के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो किसने ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। किसने लॉन्च किया है? फेडरल बैंक ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। और जो फेडरल बैंक है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1931 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और अलुवा के अंदर, अलुवा के कहाँ पर है? ये केरला के अंदर है। और अलुवा केरला के अंदर क्या है? फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है। अलुवा केरला के अंदर है, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है। 1931 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और जो श्याम श्रीनिवासन जी हैं वो इसके हेड हैं। इसके हेड कौन है? श्याम श्रीनिवासन जी इसके हेड हैं। ठीक है। तो जो ये एमएसएमई है, एमएसएमई की क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद देखिएगा कि जो क्रिस मॉरिस हैं, क्रिस मॉरिस कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। क्रिस मॉरिस कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल ही में सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्रिकेट के, ये किसके खिलाड़ी हैं? क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। और क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। ठीक है, संन्यास ले लिया। और जो ये साउथ अफ्रीका है इसकी 3 राजधानी हैं, 3 कैपिटल हैं। साउथ अफ्रीका की कितनी कैपिटल हैं? इसकी 3 कैपिटल हैं। कौन कौन सी हैं? तो इसकी 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफोंटेन। ब्लोमफाउंटेन, ये इसकी 3 कैपिटल हैं। तो ये जो ब्लोमफोंटेन है ये कौन सी कैपिटल है? इसकी जुडिशियल कैपिटल है। और ये जो कौन सी कैपिटल है इसकी? तो ये इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और ये इसकी लेजिस्लेचर कैपिटल है। ठीक है। और जो साउथ अफ्रीका है यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है सिरिल रामाफोसा। प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, यहाँ के प्रेसिडेंट है। और इसके बाद देखिएगा कि जो ये क्रिस मॉरिस हैं ये आईपीएल का जो 14वां संस्करण हुआ था यूएई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर 2021 में जो 14वां संस्करण हुआ था उसके अंदर जो सबसे महंगा खिलाड़ी था, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? तो ये क्रिस मॉरिस था, सबसे महंगा खिलाड़ी क्रिस मॉरिस। और ये कौन सी टीम ने खरीदा था? तो ये राजस्थान रॉयल्स ने ये खरीदा था। राजस्थान रॉयल्स ने इसको खरीदा था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक हेली हब बनाया जा रहा है। भारत का पहला हेली हब, भारत का पहला हेली हब कहाँ बनाया जाएगा, कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला हेली हब, तो ये भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। और इसकी जो घोषणा की है वो किसने की है? हरियाणा के डिप्टी सीएम, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने, दुष्यंत चौटाला ने ये इसकी घोषणा की है। और देखिएगा कि जो भारत का फर्स्ट ग्रेन एटीएम वो कहाँ स्थापित किया गया? तो ये गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया। और जो आईएसए है, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है। और आईएसए के अंदर 101वां जो देश है वो कौन सा बना था? तो इसका 101वां देश बना था यूएसए। और हाल ही में इसका 102वां देश कौन बना था? तो एंटीगुआ और बारबुडा, ये एक ही देश है। ये हाल ही में इसका 102वां देश बना था आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण का जो अभियान स्टार्ट हुआ है, 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का हाल ही में टीकाकरण
स्टार्ट हुआ है वर्ष के बच्चों का टीकाकरण कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये 3 जनवरी 2022 से इसका शुभारंभ हुआ है। और 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण में जो पहला यूटी बना है जिसने 100% वैक्सीनेशन कर लिया है, इसके अंदर 100% वैक्सीनेशन वाला फर्स्ट यूटी कौन सा बना है, तो ये बना है लक्षद्वीप। कौन सा बना है? लक्षद्वीप, ये फर्स्ट यूटी बना है। ठीक है, और जो 100% वैक्सीनेशन वाला फर्स्ट जिला बना है ओवरऑल में 100% वैक्सीनेशन वाला फर्स्ट स्टेट है, ये कौन सा है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। और फर्स्ट जो जिला है वो कौन सा बना है, फर्स्ट जिला कौन सा बना है, तो ये बना है किन्नौर से है। किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर है, यही क्या बना है, 100% वैक्सीनेशन वाला फर्स्ट जिला बना है। उसके बाद जो 100% वैक्सीनेशन वाला जो यूटी बना है वो कौन सा है, ये बना है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है, ये 100% वैक्सीनेशन वाला फर्स्ट यूटी बना है। और जो ये टीबी मुक्त भारत है, टीबी मुक्त भारत का फर्स्ट यूटी कौन सा बना है, फर्स्ट यूटी कौन सा बना है, तो ये बना है लक्षद्वीप। ठीक है, ये भी लक्षद्वीप बना है। उसके बाद देखिएगा कि एक 3 चैनल पूछे जाते हैं आपसे। कौन से 3 चैनल पूछे जाते हैं? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। तो उसको समझिएगा, जैसे कि ये है मालदीव। उसके बाद ये है कवरती। कवरती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ पर है ये अंडमान है और ये निकोबार है। तो यहाँ जो है ये मालदीव है और यहाँ पर है 8 डिग्री चैनल। मालदीव, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मिनिकोय। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मिनिकोय। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कवरती। कवरती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरती है। ठीक है, तो इनके बीच में देखिएगा ये कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। इनके बीच में 9 डिग्री चैनल और इनके बीच में 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक न एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिएगा जो ये लक्षद्वीप है ये किससे बना है, तो ये परवाल भित्ति से बना दिवस है। परवाल भित्ति से बना द्वीप है। ठीक है, और चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये हर साल जारी होता है और ये साल में 4 बार इसकी रिपोर्ट आती है। हर साल जारी होता है और साल में कितनी रिपोर्ट आती हैं? 4 रिपोर्ट आती हैं। तो जो Q1 है, Q1 की जो रिपोर्ट है वो हाल ही में आई है। और जो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी देश का जो पासपोर्ट है वो कितना मजबूत है और कितना कमज़ोर है वो इसके तहत पता चलता है। तो जो Q1 रिपोर्ट आई है इसमें Q1 की जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है? सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है? तो ये है जापान और सिंगापुर का। जापान और सिंगापुर का जो पासपोर्ट है ये संयुक्त रूप से इन्होंने टॉप किया है, फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं ये। और जो इंडिया है, इंडिया की इसके अंदर कौन सी रैंक आई है? तो इंडिया की 83 रैंक आई है इसके अंदर। लेकिन जो 2021 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसके अंदर इसकी रैंक कौन सी थी? तो 90वीं रैंक थी किसकी? इंडिया की रैंक थी। और जो सबसे इसमें खराब पासपोर्ट किसका है? सबसे खराब स्थिति किसकी है? तो ये है अफगान जलेबी अफगानिस्तान की। अफगान जलेबी अफगानिस्तान की जो सबसे खराब रिपोर्ट है इसके अंदर देखिएगा कि जो जापान है ये 113 ये सबसे ज़्यादा देशों के अंदर ये बिना वीज़ा के यात्रा कर सकता है। और जो इंडिया है ये बिना वीज़ा के 60 देशों के अंदर 60 देशों में के अंदर बिना वीज़ा के
बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। ठीक है, वीजा की जरूरत नहीं है उसके अंदर उन देशों में यहाँ पर यात्रा करने के लिए। उसके बाद देखिएगा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक के अंदर, जोखिम सूचकांक के अंदर इंडिया की रैंक कौन सी है? तो इसकी रैंक है सेकंड। इसमें टॉप कौन है? तो इसमें टॉप है चाइना। टॉप कौन है? इसमें टॉप है चाइना। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसके बाद कौन सा इंडेक्स है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसके अंदर कौन सी है? तो 139 रैंक है इंडिया की। और देखिएगा कि जो ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, बिजनेस इंडेक्स, ये कौन जारी करता था? तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जारी करता था। और इसके अंदर जो भारत की रैंक थी वो 63 थी, लेकिन ये हाल ही इसको बंद कर दिया गया है इस इंडेक्स को, इसीलिए ये इंडेक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिएगा इसमें जापान ने टॉप किया है। तो जापान के जो पीएम हैं वो कौन बने हैं हाल ही में? फूमियो किशिदो। फूमियो किशिदो हाल ही में यहाँ के पीएम बने हैं। और जो देखिएगा कि ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में भारत ने 3 बांध बनाए हैं, 3 बांध बनाए हैं, सलमा, दहला और शहतूत बांध भारत ने बनाए हैं। ये कहाँ पर बनाए हैं? अफगानिस्तान के अंदर बनाए हैं। अफगानिस्तान में ये भारत ने 3 बांध बनाए हैं, सलमा, दहला और शहतूत बांध भारत ने अफगानिस्तान के अंदर बनाए हैं। और ये जो अफगानिस्तान है यहाँ की भाषा कौन सी है? तो पश्तो भाषा है। और यहाँ की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें याद रखिएगा कि जो Q1 है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें Q1 के अंदर भारत की कौन सी रैंक है? तो 83 रैंक है। और टॉप किसने किया है? जापान और सिंगापुर ने इसके अंदर टॉप किया है। नेक्स्ट देखिएगा जनवरी 2022 के अंदर, जनवरी 2022 में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया है। 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, अंबेडकर अवार्ड दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है? देखिएगा पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये कौन से नंबर का दिया गया है? तो ये 12वें नंबर का दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड कौन से नंबर का दिया गया? 12वें नंबर का दिया गया। और ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा को, हर्षाली मल्होत्रा को। और ये किस लिए दिया गया है? कि जो कौन सी फिल्म थी इसने कौन सी फिल्म के अंदर रोल किया था? तो जो बजरंगी भाईजान फिल्म है, बजरंगी भाईजान फिल्म है, उसके अंदर जो मुन्नी का रोल किसने किया था? तो हर्षाली मल्होत्रा ने मुन्नी का रोल इस फिल्म के, बजरंगी भाईजान फिल्म के अंदर किया था। तो इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इसे 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि जो ब्रिक्स फिल्म अवार्ड है, इसके अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है धनुष को। किसको? धनुष को। और कौन सी फिल्म के लिए? तो असुरन फिल्म के लिए, असुरन फिल्म के लिए धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है ब्रिक्स फिल्म अवार्ड के अंदर। और जो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर है, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया गया है। हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो 51वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, 51वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रजनीकांत को,
रजनीकांत को। और 50वां किसे दिया गया था? तो 50वां दिया गया था अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को ये 50वां पुरस्कार, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और उसके बाद देखिएगा कि जो ऑस्कर अवार्ड हैं, ऑस्कर अवार्ड हैं 2022 के, ये 94 नंबर के होंगे। और इसके अंदर जो भारत की कौन सी फिल्म है जिसको ऑफिशियल एंट्री मिली है, भारत की फिल्म जिसको ऑफिशियली एंट्री मिली है, ऑफिशियली एंट्री मिली है, तो ये कौन सी फिल्म है? ये है कुंजांगल। कौन सी फिल्म है? कुंजांगल। यहाँ लिखती हूँ मैं, कौन सी फिल्म है? कुंजांगल फिल्म है जिसको ऑफिशियली एंट्री मिली है। और जो 93 में जो मिली थी वो कौन सी थी? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू फिल्म जो थी वो भारत की तरफ से 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 के अंदर एंट्री मिली थी। और 94 जो है इसके अंदर ऑफिशियली एंट्री मिली है कुंजांगल फिल्म को। ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा कि जो ये 50वां अवार्ड हो गया, इंडियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था गोवा के अंदर किया गया था। और हिमालयन फिल्म जो फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो लेह लद्दाख के अंदर हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। का हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये जल मेट्रो परियोजना, जल मेट्रो परियोजना कहाँ पर स्टार्ट की गई है? परियोजना वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो ये पहला शहर बना है कोचीन। कौन सा? कोचीन, केरल के अंदर ये पहला शहर बना है। देखिएगा ये जल मेट्रो परियोजना है क्या, इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, ये क्या करेगी? ये 23 इलेक्ट्रिक नाव बनाएगी। क्या बनाएगी? 23 इलेक्ट्रिक बोट बनाएगी ये। ठीक है। इसके जल मेट्रो परियोजना के तहत क्या करेगी? 23 इलेक्ट्रिक बोट बनाएगी। और इसमें से एक बोट इन्होंने तैयार कर दी है। एक बोट जो फर्स्ट बोट इन्होंने बनाई है, जो अभी हाल ही में तैयार की है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है मजलिस। क्या नाम है इसका? मजलिस इसका नाम है। और इसे ही क्या कहा गया है? इस बोट, ये जो बोट बनाने का जो प्रोजेक्ट है, इसे ही क्या कहा गया है? जल मेट्रो परियोजना कहा गया है। और ये कहाँ पर करी गई है स्टार्ट? ये कोचीन, केरल के अंदर स्टार्ट की गई है। और किसकी सहायता से स्टार्ट की गई है? तो ये हेल्प किसकी है? जर्मनी की हेल्प से ये स्टार्ट की गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट कौन सा है? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है। ये किससे रिलेटेड है? तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भी केरल से रिलेटेड है। इसमें जो कसार कोड है, इसमें क्या है? कसार कोड जो है और उससे तिरुवनंतपुरम तक, कसार कोड से तिरुवनंतपुरम तक जो सेमी हाई स्पीड रेलवे ट्रैक है, सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर जो है, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इस प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं? इस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? केरल के अंदर है ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। उसके बाद देखते हैं कि जो केरल है इसका क्लासिकल डांस कौन सा है? केरल का क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं? तो मोहिनी अट्टम एंड जो कथकली है, मोहिनी अट्टम और कथकली है, ये कहाँ के क्लासिकल डांस है? तो ये केरल के क्लासिकल डांस हैं। उसके बाद देखिएगा कि जो केरल की जो भाषा है वो कौन सी है? केरल की भाषा कौन सी है? तो केरल के अंदर भाषा है मलयालम। कौन सी भाषा है? मलयालम यहाँ पर भाषा है। और मलयालम भाषा के अंदर फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये किसे दिया गया था? तो जी.एस. कुरूप को फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कि कौन सी भाषा के अंदर? मलयालम भाषा के अंदर जी.एस. कुरूप को फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और उसके बाद जो हाल ही में जो दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नीलमणि फुकन जी को।
नीलमणि फुकन को ये क्या दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और ये कौन से नंबर का है, तो ये 59 नंबर का है। नीलमणि फुकन को ये दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। और ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 23 भाषाएं कौन सी हैं, 22 हमारे जो संविधान के अंदर जिनका वर्णन है, और जो एक है वो कौन सी है, तो अंग्रेजी भाषा है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के लिए 23 भाषाओं में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया जाना था। कौन सा फेस्टिवल है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है, तो ये है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022, इसका जो आयोजन किया जाना था, ये कहाँ किया जाना था, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन होना था। लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से इसका जो अब आयोजन होगा, ये कहाँ पर होगा, ये होगा अब ये गुवाहाटी असम के अंदर इसका अब आयोजन होगा। गुवाहाटी असम में इसका आयोजन होगा। पहले इसका आयोजन कहाँ होना था, नई दिल्ली के अंदर। लेकिन नई दिल्ली के अंदर जो ओमिक्रॉन है, इसके बढ़ते केसों की वजह से यहाँ पर गुवाहाटी असम के अंदर अब नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 का आयोजन होगा। उसके बाद असम से रिलेटेड देखिएगा, GI टैग। जो जुडीमा वाइन है और जो तेजपुर की लीची है, कौन सी वाइन, जुडीमा वाइन और तेजपुर की लीची, इनका GI टैग किसके पास है, इनका GI टैग है असम के पास। जुडीमा वाइन और तेजपुर की लीची का टैग किसके पास है, GI टैग असम के पास है। और जो GI टैग है, ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो 10 वर्षों के लिए GI टैग दिया जाता है। और सबसे पहला फर्स्ट GI टैग किसे दिया गया था, तो फर्स्ट GI टैग 2004 के अंदर दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। फर्स्ट GI टैग दिया गया था। उसके बाद देखिएगा, जो असम है, इसका पुराना नाम क्या था, इसका स्टार्टिंग में जो पहले नाम था वो क्या था, असम का पहले नाम इसका कामरूप था। असम का जो पुराना नाम था ये क्या था, असम का पुराना नाम कामरूप था। और असम के संस्थापक किसे कहा जाता है, असम के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ये गोपीनाथ बारदोलोई को असम का संस्थापक कहा जाता है। और गोपीनाथ बारदोलोई एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये भी असम के अंदर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो असम वैभव सम्मान है, कौन सा है, असम वैभव सम्मान है, ये किसको दिया गया है, असम वैभव सम्मान रतन टाटा जी को दिया गया है। और हाल ही में जो IPL है, उसकी 2022 और 23 के लिए उसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे मिली है, तो उसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है टाटा ग्रुप को। टाइटल स्पॉन्सरशिप, ठीक है, ये किसको मिली है, टाटा ग्रुप को ये टाइटल स्पॉन्सरशिप 2022 और 23 के लिए मिली है। 2021 में किसके पास थी, तो 2021 में वीवो के पास, और 2020 में किसके पास, ड्रीम 11 के पास थी। नेक्स्ट देखिएगा कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल है, कौन से नंबर का, 52वें नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन हर वर्ष गोवा के अंदर किया जाता है। अब की बार 2021 के में 52वें नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। उसके बाद देखते हैं कि जो असम है, इसमें भारत के नवीनतम टाइगर रिजर्व, जो भारत का जो नवीनतम नेशनल पार्क है, भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है, देहिंग पटकाई, ये कहाँ पर है, तो ये असम के अंदर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो असम में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, तो असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, और उसके बाद 3 तो ये हो गए। उसके बाद है मानस नेशनल पार्क, मानस, रायमोना,
ये देहिंग पटकाई और डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये असम के अंदर है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर टोटल कितने हैं? 10 नेशनल पार्क हैं। उसके बाद किसके पास हैं? तो उसके बाद हैं अंडमान एंड निकोबार में है 9 राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क हैं। और उसके बाद जो हैं, उसके बाद फर्स्ट पर एमपी में, सेकंड पर अंडमान निकोबार में और थर्ड पर असम के अंदर हैं 7 नेशनल पार्क। असम में कितने हैं? 7 नेशनल पार्क असम के अंदर हैं। और जो असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है? तो असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा क्या किया गया है? असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा कि जो भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर है, असम के अंदर देखा गया है भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर। एकमात्र गोल्डन टाइगर कहाँ पर देखा गया है? तो ये असम के अंदर देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जो असम है इसका क्लासिकल डांस क्या है? असम का क्लासिकल डांस मतलब शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य हमारे कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो क्लासिकल डांस कौन सा है इसका? सत्रिया क्लासिकल डांस है। और जो इसका जो फेमस फेस्टिवल है, फेमस फेस्टिवल कौन सा है? तो फेमस फेस्टिवल है बिहू। और वैसे डांस कौन से हैं? जैसे कि बगरुम्बा है, बगरुम्बा, बिहू, और कौन सा है? झूमुर। झूमुर जो नृत्य है ये भी असम के अंदर फेमस है। नेक्स्ट देखिएगा कि हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा के अंदर किया गया। और जो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लेह लद्दाख के अंदर किया गया। और लेह लद्दाख में ही क्या है? सबसे ऊंची सड़क बीआरओ के द्वारा कहाँ बनवाई गई? लेह लद्दाख के अंदर। और सबसे जो ऊंचा थिएटर है, मूवी थिएटर, वो कहाँ बनवाया गया? लेह लद्दाख में। और सबसे जो ऊंचा मोबाइल ट्रैकिंग है वो कहाँ है? लद्दाख के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिसंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ। दिसंबर मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किस क्रिकेटर को दिया गया है? और ये प्लेयर ऑफ द मंथ दिया जाता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो आईसीसी ने ये घोषणा की है दिसंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है। तो पहले आईसीसी का पोस्टमार्टम करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1909 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? ग्रेग बर्कले जी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और जो दिसंबर के लिए ये आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया है, ये किसको बनाया गया है? तो एजाज पटेल को दिसंबर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। और इनका जो जन्म हुआ है, एजाज पटेल का, इनका जन्म हुआ है मुंबई के अंदर। लेकिन ये खिलाड़ी कौन सी देश के हैं? खिलाड़ी हैं ये न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से ये खेलते हैं। ठीक है, और ये तीसरे नंबर के ऐसे खिलाड़ी बने थे, हाल ही में तीसरे ऐसे खिलाड़ी बने थे जिन्होंने भारत के खिलाफ, इन्होंने क्या कारनामा किया था कि भारत के खिलाफ ही इन्होंने एक मैच की एक पारी के अंदर इन्होंने 10 विकेट लिए थे। और ये ऐसा करने वाले ये थर्ड बॉलर थे। ठीक है, कौन है? एजाज पटेल, ये थर्ड बॉलर थे, एजाज पटेल। ठीक है, और जो फर्स्ट थे वो कौन थे? फर्स्ट बॉलर कौन थे? फर्स्ट थे जिम लेकर। कौन थे? जिम लेकर। और सेकंड कौन थे? हमारे अनिल कुंबले जी, सेकंड ऐसे बॉलर थे, अनिल कुंबले। ठीक
ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं कि जो T20 वर्ल्ड कप है हाल ही में जिसका आयोजन हुआ था यूएई के अंदर, T20 वर्ल्ड कप, उसका विजेता कौन है? T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? तो इसका विजेता है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एग्जाम को मुश्किल बनाने के लिए क्या पूछ लिया जाता है, उपविजेता कौन है? तो इसका उपविजेता कौन है? न्यूजीलैंड इसका उपविजेता है। नेक्स्ट देखिएगा कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद है आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप, आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप, इसका पहली बार आयोजन किया गया था। चैंपियनशिप इसका फर्स्ट बार आयोजन किया गया था, फर्स्ट टाइम आयोजन था इसका, फर्स्ट टाइम आयोजन हुआ था। इसीलिए जो भी चीज़ फर्स्ट बार जिसका आयोजन होता है वो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसमें विजेता टीम कौन थी? तो इसमें विजेता टीम थी न्यूजीलैंड, विजेता टीम थी न्यूजीलैंड। और उपविजेता टीम कौन थी? उपविजेता था भारत। इसके अंदर उपविजेता कौन था? भारत इसके अंदर उपविजेता था। नेक्स्ट देखिएगा कि T20 में सबसे तेज शतक बनाने वाली, T20 में सबसे तेज शतक बनाने वाली महिला, तो सबसे तेज शतक बनाने वाली महिला कौन सी है? तो वो है सोफी डिवाइन। कौन है? सोफी डिवाइन कौन है? T20 के अंदर सबसे तेज शतक बनाने वाली महिला हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं, न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। और जो ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है इसका हाल ही में नाम चेंज किया गया था। इसका जो पहले नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसकी शुरुआत 1991-92 के अंदर हुई थी। और इसके अंदर जो राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है? अब 25 लाख रुपए इसके अंदर राशि दी जाती है। पहले इसके अंदर 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। तो ये जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है इसको पाने वाली एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो एकमात्र क्रिकेटर है मिताली राज। एकमात्र क्रिकेटर कौन है? मिताली राज। और एकमात्र अगर फुटबॉलर पूछ ले, एकमात्र फुटबॉलर, तो ये कौन है? सुनील छेत्री जी कौन है? एकमात्र फुटबॉलर हैं। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अब। और जो ये मिताली राज हैं ये कहाँ से की रहने वाली हैं? ये मिताली राज जोधपुर की रहने वाली हैं। और ये सबसे ज़्यादा अधिक रन बनाने वाले भी कौन है? ये भी मिताली राज के नाम ये खिताब है। सबसे ज़्यादा रन बनाने का खिताब भी किसके नाम है? मिताली राज के नाम है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है DRDO ने हाल ही में एक जो मिसाइल है उसका परीक्षण किया है। तो देखिएगा सबसे पहले तो हम DRDO का DRDO का पोस्टमार्टम करते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की जाती है। और इसका जो हाल ही में 1 जनवरी 2022 को इसकी कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो 64th वर्षगांठ इसकी बनाई गई है, 64वीं वर्षगांठ इसकी बनाई गई है। ठीक है, और जो DRDO है इसके अध्यक्ष कौन है? DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश रेड्डी जी इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो देखिएगा कि जो ये DRDO है इसने क्या किया है? एक MPATGM इसका परीक्षण किया है। ये मिसाइल है एक, इसका हाल ही में इसने परीक्षण किया है। तो देखिएगा इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल।
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसकी फुल फॉर्म है। उसमें देखिएगा मैन पोर्टेबल का क्या फ़र्क मतलब है इसमें, कि जो आदमी है वो इसको आसानी से लॉन्च कर सकता है। मतलब मैन इसको पोर्टेबल मैन के पोर्टेबल है, ये आसानी से इसको लॉन्च मैन के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद एंटी टैंक का मतलब है कि टैंक को नस्ते नाबूद करने के लिए इसको बनाया गया है, टैंक को ख़त्म करने के लिए इसको बनाया गया है। और गाइडेड का मतलब है कि गाइडेड का क्या मतलब है, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ की नीति पर ये काम करेगी। फायर एंड फॉरगेट की नीति पर ये काम करेगी। ठीक है, चलिएगा, जो इसकी क्षमता है, ये मिसाइल है, इसकी क्षमता कितनी है, तो 2.5 किलोमीटर इसकी क्या है, क्षमता है। ठीक है, 2 किलोमीटर क्या है इसकी क्षमता, 2.5 किलोमीटर इसकी क्षमता है। और स्वदेशी और हल्के वजन की ये मिसाइल है, स्वदेशी है और हल्के वजन की या ये मिसाइल है। ठीक है, चलिएगा, एंटी टैंक है ये मैंने आपको बता दिया है, गाइडेड है, मैन पोर्टेबल मिसाइल है। डीआरडीओ ने इसका हाल ही में परीक्षण किया है। उसके बाद जो नाग है, ये नाग क्या है, नाग भी एक एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक है। नाग भी एक क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, नाग भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। उसके बाद हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था कि S-400 क्या है। S-400 है ये क्या है, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 क्या है, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। किसका, रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके बाद देखिएगा कि ये, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायम्फ कहते हैं। भारत ने ये जो S-40 है, इसको भारत ने रूस से लिया है, रूस से लिया है इसको। ठीक है, और ये क्या है, S-400, ये S-400 है, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है, रूस का। ठीक है, चलिएगा, और इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है 400 किलोमीटर इसकी क्षमता है। ठीक है, और ये जो इस S-400 है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ट्रायम्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम ट्रायम्फ भी कहते हैं। चलिएगा, अब जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है वो किसे कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो देखिएगा, इनके नाम पर जो द्वीप है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ये कहाँ है, ये उड़ीसा के अंदर है। और ये किसका नाम बदला गया है, तो उड़ीसा के अंदर जो व्हीलर द्वीप था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं, एक मिसाइल है प्रलय मिसाइल। क्या है, प्रलय मिसाइल। और ये कैसी मिसाइल है, तो ये सरफेस टू सरफेस वार करने वाली, सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, और ये इसका हाल ही में सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, DRDO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मोस का भी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। तो ये ब्रह्मोस किसकी मिसाइल है, तो ये भारत और रूस की ये मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है। ठीक है, और इसका भी सफल परीक्षण किसने किया है, तो DRDO ने ही ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और ये कैसी मिसाइल है, तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, ब्रह्मोस मिसाइल है। ठीक है, और इसी की तरह एक सबसोनिक मिसाइल कौन सी है, तो जो निर्भय है, ये सबसोनिक मिसाइल है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, और जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड है 2.8 मैक ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड है। नेक्स्ट देखिएगा, INS विक्रांत क्या है, INS विक्रांत ये क्या है, तो ये भारत का पहला स्वदेशी
विमानवाहक पोत कौन सा है? स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत। और INS विराट क्या है? INS जो विराट था इसको हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया है, हाल ही में इसको रिटायर कर दिया गया है। और इसे ही हम क्या कहते थे? ग्रैंड ओल्ड लेडी हम इसको कहते थे। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी हम इसको कहते थे और ये हमने इंग्लैंड से लिया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वुल्फ ज्वालामुखी। एक ज्वालामुखी है वुल्फ ज्वालामुखी। तो ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? कौन से द्वीप पर स्थित है ये ज्वालामुखी? उसका सबसे ऊंचा शिखर है। तो कौन सी ज्वालामुखी है? वुल्फ ज्वालामुखी। ये जो ज्वालामुखी है ये स्थित है गैलापागोस द्वीप समूह पर। गैलापागोस द्वीप समूह पर ये ज्वालामुखी स्थित है, द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है, और ये जो गैलापागोस द्वीप समूह है ये कहाँ है? तो ये इक्वाडोर के अंदर है। दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर के अंदर कौन सा है? इक्वाडोर के अंदर गैलापागोस द्वीप समूह है जहां पर वुल्फ ज्वालामुखी है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? माउंट व्हीटन। इस वुल्फ ज्वालामुखी को ही हम क्या कहते हैं? माउंट व्हीटन इसको कहा जाता है। और ये सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है किसका? गैलापागोस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, और ये जो ज्वालामुखी है ये हाल ही में फट गई, ये ज्वालामुखी फट गई हाल ही में। और इसका जो सारा लावा था, जो ज्वालामुखी है ये लावा था इसका, ये कहाँ पर फैल गया? तो ये फैल गया प्रशांत महासागर के अंदर। ठीक है, प्रशांत महासागर के अंदर इसका सारा लावा फैल गया। और जो आर्क ऑफ डार्विन है ये कहाँ पर हो गया? ये तो ये कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है और गैलापागोस द्वीप समूह पर स्थित है, इक्वाडोर के अंदर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, और जो ये उसके बाद देखते हैं कि जो गैलापागोस द्वीप समूह है इसी में एक स्थान स्थित है आर्क ऑफ डार्विन। कौन सा स्थान स्थित है? आर्क ऑफ डार्विन। आर्क ऑफ डार्विन कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गैलापागोस द्वीप समूह पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि जो इक्वाडोर है इसमें कौन सा पर्वत है? इक्वाडोर के अंदर है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी जो पर्वत है ये कहाँ पर है? तो इक्वाडोर के अंदर है। जो टिटिकाका झील है वो किसकी सीमा पर स्थित है? किन दो देशों की सतह पर सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील है। और जो टिटिकाका झील है ये किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? टिटिकाका झील है। और सबसे ऊंची झील भी यही है। ठीक है, पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो पैटागोनिया मरुस्थल है अर्जेंटीना के अंदर। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है? पैटागोनिया मरुस्थल है अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर। और जो अर्जेंटीना के अंदर जो घास के मैदान हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है पंपास। अर्जेंटीना के अंदर जो घास के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको पंपास घास के मैदान कहा जाता है। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? अमेजोन वर्षा वन है जो, उनको क्या कहा जाता है? तो अमेजोन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अमेजोन वर्षा वन है जो, इनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वेनेजुएला के अंदर अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं और इनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। और विश्व में सर्वाधिक जो जैव विविधता होती है, जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? ये अमेजन वर्षा वन में ही पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है?
ये तो शायद आपको पता भी हो कि ये कौन सा है। ये है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। लेकिन क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये अटाकामा मरुस्थल है ये कौन से देश की सीमा पर स्थित है, तो ये चिली देश की सीमा पर स्थित है। चिली देश जो है उसकी सीमा पर स्थित है। चिली देश की सीमा पर स्थित है कौन सा? अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, चलिएगा उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद कि जो हाल ही में 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। और ये 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया गया है, तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनकी जन्म दिवस पर, उनके हैप्पी बर्थडे पर किसका जो जन्म ये मनाया गया है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है स्वामी विवेकानंद जी के हैप्पी बर्थडे पर 12 जनवरी को। और जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, ये कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। युवा दिवस ये कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि जो ये राष्ट्रीय युवा दिवस है ये अब की बार 2022 में स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती थी, स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी जयंती थी, तो ये 159वीं जयंती थी स्वामी विवेकानंद जी की। और जो ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है इसकी 2022 की जो थीम थी ये क्या थी, इट्स ऑल इन द माइंड। इसकी थीम क्या थी, इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड इसकी थीम थी। उसी के तहत देखिएगा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ ये जो युवा महोत्सव है ये इसका आयोजन कब किया गया है, तो 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। और इसको ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसको होस्ट कौन करेगा, पुडुचेरी इसको होस्ट करेगा। और जो ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसकी थीम क्या है, सशक्त भारत, सशक्त युवा सक्षम भारत। सशक्त युवा सक्षम भारत इसकी थीम है। ठीक है, और जो भारत के खेल एवं युवा मंत्री हैं, खेल एवं युवा मंत्री, खेल एवं युवा मंत्री वो कौन है, तो ये हैं अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर कौन है, खेल एवं युवा मंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो ये स्वामी विवेकानंद जी हैं इनको स्वामी की जो ये उपाधि दी थी, इनके नाम के आगे जो स्वामी लगाया था ये किसने लगाया था, तो जो खेतड़ी है राजस्थान के अंदर जहाँ से तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, खेतड़ी राजस्थान से, तो यहाँ के जो राजा थे अजीत सिंह जो यहाँ के राजा थे उन्होंने इनको स्वामी की ये इनके नाम के आगे स्वामी लगाया था। ठीक है, और जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इनकी पत्रिका का क्या नाम है, इनकी पत्रिका का नाम है प्रबुद्ध भारत पत्रिका। प्रबुद्ध भारत इनकी पत्रिका का नाम है। और जो ये प्रबुद्ध भारत है ये इसका जो संबंध है रामकृष्ण मिशन से भी इसका संबंध है, रामकृष्ण मिशन से भी इसका संबंध है प्रबुद्ध भारत पत्रिका का। उसके बाद जो सत्यार्थ प्रकाश है ये किसकी पत्रिका है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पत्रिका है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की पत्रिका है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती की पत्रिका है सत्यार्थ प्रकाश। और उसके बाद है कि संवाद कौमुदी किसकी पुस्तक है, संवाद कौमुदी किसकी पुस्तक है, तो ये राजा राम मोहन राय की पुस्तक कौन सी है, राजा राम मोहन राय की जो पुस्तक है वो कौन सी है, संवाद कौमुदी इनकी पत्रिका है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उनको देख लेते हैं। और ये जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो निधन हुआ था
निधन कहाँ हुआ था? तो वेलूर मठ है जो वेलूर मठ कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है वेलूर मठ, वहाँ पर इनका निधन हुआ था। और जो ये वेलूर मठ है ये रामकृष्ण मिशन है जो इसका हेडक्वार्टर भी जो ये जैसे देखिएगा ऊपर लिख देती हूँ मैं, जो रामकृष्ण मिशन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? रामकृष्ण मिशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है वेलूर मठ वेस्ट बंगाल के अंदर। वेलूर मठ वेस्ट बंगाल में जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसके अंदर रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर वेलूर मठ के अंदर ही स्वामी विवेकानंद जी का निधन हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का निधन हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो जनवरी के अंदर जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उनके बारे में देखिएगा कि जो 4 जनवरी है उसको क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। जो ये ब्रेल दिवस है ये किसकी याद में? तो लुई ब्रेल ने इस दिन ब्रेल लिपि की खोज की थी। तो ये ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? अंधों के लिए ब्रेल लिपि होती है, दिव्यांगों के लिए होती है। इसीलिए 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि जो 9 जनवरी है, 9 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है? तो ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और ये 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। इसीलिए क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और जो महात्मा गांधी है उन्होंने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की कांग्रेस की पहली एक बार ही अध्यक्षता की थी। बेलगांव अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी ये किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये अध्यक्षता की थी। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की केवल एक बार अध्यक्षता की है। वो कब की है? 1924 के अंदर बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि 10 जनवरी है उसको क्या मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज की करंट अफेयर्स हुई ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको यूज़फुल लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।